हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है पेशेंट असेसमेंट, जो कि मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कोर्स का 6 चैप्टर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट की असेसमेंट एट द सीन साइट हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें हेड टू टू असेसमेंट कैसे कैसे करनी है, किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हमें पड़ेगी। इसके अलावा पहले एयरवे असेस करना है, ब्रीदिंग असेस करनी है, सर्कुलेशन असेस करनी है, कैसे करनी है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली फेजेस ऑफ असेसमेंट प्लान, तो इसमें टोटल 6 फेजेस हैं जिसमें हमने पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है। फर्स्ट इज सीन साइज अप, नेक्स्ट इज इनिशियल असेसमेंट, देन फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट हिस्ट्री, ऑनगोइंग असेसमेंट, पेशेंट हैंड ऑफ रिपोर्ट, जो कि हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सीन साइज अप, तो इसमें हम 3 मेन चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हैं। फर्स्टली व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन सबसे पहले सीन साइट पे जाके हम देखेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है, इंजरी किस वजह से हुई है या फिर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। इसके अलावा हैजार्ड कौन सा है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, रोड साइड एक्सीडेंट है, किस टाइप का हैजार्ड है और उस वजह से पेशेंट को इंजरी या जो हमारा विक्टिम है उसको इंजरी किस वजह से हुई है। सेकेंड इज वेयर इज इट गोइंग, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, मतलब अभी पेशेंट की कंडीशन क्या है या जो हैजार्ड है, हमारा एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, उसकी कंडीशन क्या है और फर्दर फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज क्या है, आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये कंडीशन वर्स हो सकती है या फिर कंट्रोल की जा सकती है। जैसे कि अगर गैस ट्रेजेडी हुई है तो उस केस में हमें इनिशियली क्या करना पड़ेगा, विक्टिम जो है उनको वहां से निकालना पड़ेगा। देन उसकी वजह से जो गैस है वहाँ पे प्रेजेंट है, गैस लीकेज हुई है, उसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन वर्स हो रही है, नहीं हो रही है, इम्प्रूव कैसे करें, वो सब हमने पॉसिबिलिटीज सेकेंड स्टेप जो है उसमें देखनी होती है। देन हाउ डू आई कंट्रोल इट, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू आई कंट्रोल इट एंड व्हाट आर द रिसोर्सेज नीडेड। तो इसमें हमने देखना है कि हम इसमें यहाँ जो जितने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो प्रेजेंट हैं, वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं इनफ हैं केयर प्रोवाइड करने के लिए या नहीं है, वो हमने देखना है। अगर नहीं है तो फर्दर हमने इन्फॉर्म करना होता है, हेल्प के लिए रिस्पॉन्ड करना होता है। देन एम ऑफ सीन साइज अप, ये हम देखने के लिए करते हैं कि सेफ्टी जो है वहाँ पे प्रेजेंट लोगों की कितनी है, जो इंसिडेंट साइट है वहाँ पे लोग सेफ हैं या नहीं है। देन जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, किस वजह से इंजरी हुई है या फिर नेचर ऑफ इलनेस क्या है, मेडिकल है, ट्रॉमा है, किस वजह से पेशेंट जो विक्टिम है वो हार्म हो रहा है। देन डिटरमाइन द एडिशनल रिसोर्सेज नीडेड, हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज केयर प्रोवाइड करने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए, इन सब को पता लगाने के लिए हम सीन साइज अप फॉलो करते हैं। देन एक्शंस ऑन अराइवल एट द सीन बाय अ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जो सीन साइट है वहाँ पे पहुँच के क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, जिसके लिए हमने जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो वियर करने हैं। देन पेशेंट की सेफ्टी हमने इंश्योर करनी है, उसको एक सेफ प्लेस पे लेके जाना है जहाँ पे उसको एनवायरनमेंट जो है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है हार्म नहीं कर सकता। देन एस्टैब्लिश योर जनरल इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन का मतलब है सबसे पहले हमने देखना है कि सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग का एनवायरनमेंट कैसा है। देन पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की कंडीशन पता करने के लिए हम इनिशियल असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हमने सबसे पहले देखना है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो नहीं है, ओपन वूंड तो नहीं है, ब्लीड तो नहीं कर रहा है पेशेंट, हार्ट अटैक तो नहीं है, सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है, ये देखना होता है। देन स्टेबलाइज एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को उसके बाद हम स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को हम, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो उसको 5 मिनट्स के बाद मॉनिटर करना है और अगर स्टेबल है तो 15-15 मिनट के बाद हमने उसको मॉनिटर करना होता है। देन हाउ टू इंट्रोड्यूस सेल्फ, फर्स्टली हमें अपना नाम बताना है, देन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हमने खुद को एज अ मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद हम कंसेंट लेंगे, विदाउट कंसेंट जो वहाँ पे विक्टिम्स हैं उनको हम, उनके साथ हम डील नहीं करेंगे, उनको टच नहीं करेंगे। अगर रिटन कंसेंट अवेलेबल नहीं है, नहीं ले सकते आप, पॉसिबल नहीं है कि जो विक्टिम है वो रिटन कंसेंट दे सके या उसके जो सराउंडिंग में लोग हैं, उसके रिलेटिव्स हैं वो रिटन कंसेंट दे सकें, तो आपने ओरल वर्बल कंसेंट पेशेंट से या विक्टिम से लेना है। देन इमीडिएट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी,
उस सीन साइट के बारे में, इसके अलावा पेशेंट से विक्टिम्स के बारे में। तो जो सीन वहाँ पे है, सिनेरियो जो वहाँ पे है, वो खुद ही आपको बता देगा कि क्या कंडीशन है वहाँ पे। उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है, प्लान करना है और रिएक्ट करना है अकॉर्डिंगली। देन आपको चेक करना है कि जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, बोल पा रहा है या नहीं बता पा रहा है अपनी कंडीशन। अगर रिस्पॉन्सिव नहीं है तो हम जो डाटा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेटिव से ले सकते हैं या फिर बाई स्टैंडर्ड्स, जो सराउंडिंग में लोग हैं, वहाँ से ले सकते हैं कि विक्टिम के साथ क्या हुआ था। उसके बाद हम चेक करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, किस वजह से पेशेंट को, विक्टिम को इंजरी हुई है। एनी रिमार्केबल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, जैसे कि हेड इंजरी तो नहीं है, लेग आर्म्स हैं, लेग्स हैं, क्रश तो नहीं हुई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। तो डिफॉर्मिटी या जो ऑब्वियस इंजरी है उसके लिए हमने असेस करना है पेशेंट को। देन एनी साइन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इंजरी और इलनेस, जैसे कि फ्रैक्चर के साइन आपको देखने को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, हार्ट अटैक के साइन तो नहीं है, पेशेंट ब्रीथ कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये सब आपने असेस करना है। देन इनिशियल असेसमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रीट करते हैं कंडीशंस को जिनके लिए हमें लगता है कि थ्रेट हो सकता है। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट की या विक्टिम की जो लाइफ है उसके लिए थ्रेट है, उसकी कंडीशन वर्स हो सकती है और इमीडिएटली उसको सर्विसेज की नीड है, इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ केयर की नीड है, तो हमने उसको प्रोवाइड करनी है। उससे पहले हम असेसमेंट करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि नीड है भी या नहीं है, माइनर इंजरीज हैं या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट आर द स्टेप्स ऑफ इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट कैसे करोगे आप पता लगाने के लिए कि थ्रेट है लाइफ के लिए या नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है या नहीं है। फर्स्टली जनरल इंप्रेशन, जो कि हमने पहले भी देखा था, हमने पता करना है कि इंजरी किस वजह से हुई है, कोई ट्रॉमा है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है। रोड साइड एक्सीडेंट ट्रॉमा में आ जाएगा, मेडिकल कंडीशन में आ गया, हार्ट अटैक है, सीजर्स हैं, उस वजह से पेशेंट को हार्म तो नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नेक में इंजरी हुई है तो हमने सर्वाइकल कॉलर जो है वो अप्लाई करनी है। देन रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे विक्टिम की कि रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए हम अलर्टनेस देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल स्टिमुलाई के लिए, पेनफुल स्टिमुलाई के लिए, या फिर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है। कैसे चेक करेंगे? अलर्टनेस में हमने चेक करना है कि जो पर्सन है वो अपनी सराउंडिंग के लिए, इसके अलावा उसका नाम, पता, वो कहाँ पे है अभी, उसको ये पता है या नहीं है, अलर्ट है या नहीं है। देन वर्बल रिस्पॉन्स हमने उसका चेक करना है। अगर हम उसको बोल रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं, तो वो बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है। या फिर अगर नहीं बोल पा रहा है, देन हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे जिसमें हम देखेंगे पेनफुल स्टिमुलाई के लिए। जैसे अगर हम उसको पिंच कर रहे हैं, उसके ग्लैवेला पे टैप कर रहे हैं जो कि सेंटर वाला पोर्शन है, या किसी भी तरीके से उसको मिनिमल पेन दे रहे हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर अनरिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए देखेंगे। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में हमने देखना है अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अगर वो बोल पा रहा है, गार्गलिंग साउंड तो प्रेजेंट नहीं है, या कोई अब नॉर्मल साउंड बोल रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहा है वो, तो हो सकता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जिस वजह से वो बोल नहीं पा रहा। लेकिन अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो ऑब्वियस है कि हमें उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो एयरवे है हमें मेंटेन करना पड़ेगा। एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे हम? इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। इसमें हम हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे और चिन को अप साइड करेंगे, इससे पेशेंट का एयरवे जो है वो ओपन हो जाएगा। ये हम उन्हीं लोगों में परफॉर्म करेंगे जिनमें हमें लग रहा है कि कोई नेक इंजरी नहीं है या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन की इंजरी नहीं है। अगर सस्पेक्टेड है कि ब्रेन इंजरी है, हेड इंजरी है, नेक इंजरी है, तो उस केस में हम जॉ थ्रस्ट मैन्योर फॉलो करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो थंब है और फिंगर्स का यूज करके माउथ को ओपन करने की कोशिश करेंगे। थंब की हेल्प से जो चिन है उसको डाउनवर्ड पुश करेंगे ताकि एयरवे ओपन हो जाए पर्सन का। देन एट लास्ट हमने ब्रीदिंग वेरीफाई करनी है। ब्रीदिंग कैसे वेरीफाई करेंगे? लुक, लिसन, फील। LLF इज लुक, लिसन एंड फील। ये हम करेंगे 3 से 5 सेकंड के लिए। लुक का मतलब है सबसे पहले हमने पर्सन को देखना है, उसकी चेस्ट जो है राइज कर रही है, जैसे वो ब्रीद कर रहा है, सांस ले रहा है, तो उसकी चेस्ट जो है वो राइज कर रही है, फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। इसके अलावा लिसन में हम उसकी साउंड्स को सुनेंगे कि ब्रीदिंग वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
फील्ड में हमने देखना है, उसके चेस्ट पे हाथ रख के आप देख सकते हो कि वो ब्रीथ कर पा रहा है, उसकी चेस्ट जो है राइज और फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। ब्रीदिंग असेस करने के लिए हम देख रहे हैं, अगर पेशेंट की चेस्ट फुली राइज कर रही है और फॉल कर रही है, मतलब चेस्ट राइज भी कर रही है जब वो सांस ले रहा है और फॉल कर रही है जब वो सांस छोड़ रहा है, या फिर इजीली ब्रीथ कर पा रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट है जो कि बिटवीन 12 to 20 है पर मिनट, मतलब एडिक्वेट ब्रीदिंग है, वो सांस अच्छे से ले पा रहा है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट राइज एंड फॉल है, हमें लग रहा है कि अच्छे से उसकी चेस्ट राइज और फॉल नहीं कर रही है, इसके अलावा उसको ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ रहे हैं सांस लेने के लिए। साइनोसिस का मतलब है उसकी स्किन ब्लूइश कलर की हो रही है, जिसका मतलब है उसको ऑक्सीजन नहीं जा पा रही और वो ब्रीथ नॉर्मली नहीं कर पा रहा। मेंटल स्टेटस उसका हमने देखना है कि अलर्ट है नहीं है, कॉन्शियस है नहीं है। अगर वो सेमी कॉन्शियस है या फिर अनकॉन्शियस की तरफ जा रहा है, मतलब उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही और आसानी से वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा। इसके अलावा इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी रेट है, लेस देन 12 है, मतलब इनएडिक्वेट रेस्पिरेटरी रेट है, जो कि साइन है कि पेशेंट एफिशिएंटली ब्रीद नहीं कर पा रहा है। आफ्टर ब्रीदिंग, नेक्स्ट स्टेप टू असेस द पेशेंट इज असेस सर्कुलेशन। ये सिर्फ हम 5 से 10 सेकेंड के लिए करेंगे। अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तो हम रेडियल आर्टरी देखेंगे, अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो कैरोटिड पल्स देखेंगे, जो कि हम एडल्ट के केस में देख रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन्फेंट है, 1 साल से कम बच्चा है, तो उसमें हम ब्रेकियल आर्टरी के लिए असेस करेंगे। इसके अलावा हमने देखना है कि पेशेंट कहीं से सीरियसली ब्लीड तो नहीं कर रहा। अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मतलब सर्कुलेटरी वॉल्यूम, जो ब्लड है वो लॉस हो रहा है और सर्कुलेशन मेंटेन नहीं हो पाएगी। अगर बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो सर्कुलेशन जो है मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट। देन पेशेंट स्टेटस अपडेट, हमें हमारी जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट है वहाँ को इन्फॉर्म करना है, वहाँ इन्फॉर्म करना है कि कोई लाइफ सेटिंग इंजरी तो नहीं है या फिर हमें एडवांस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मेन पर्पस है अगर कोई इंजरी है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पर्सन की, पेशेंट की लाइफ को थ्रेट हो सकता है, अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दें, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आया, उसको हमने ट्रीट नहीं किया विद इन टाइम, तो उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। उसके लिए हमने असेस करना है, जो कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू करते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के? इसमें हम 3 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जो कि है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम ओवरऑल देखते हैं, बॉडी को बाहर से देखते हैं कि कोई इंजरी तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर पेशेंट की बॉडी का कलर कैसा है, ओपन वुंड तो नहीं है, पेशेंट कहीं से ब्लीड तो नहीं कर रहा है, सांस ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। देन नेक्स्ट इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में हम मेनली रेस्पिरेटरी स्टेटस देखेंगे कि पेशेंट की ब्रीदिंग साउंड्स कैसी हैं। देन पैल्पेशन। पैल्पेशन में हम बॉडी पार्ट्स को पैल्पेट करके देखते हैं, हाथ से दबा के देखते हैं कि कहीं पे टेंडरनेस तो नहीं है, हार्ड तो नहीं है, जिसका मतलब है अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। पैल्पेट करके देखेंगे कि कहीं भी पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा कहीं पे टच करने से, मतलब वहाँ के स्किन के नीचे जो ऑर्गन है वहाँ पे इंजरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन। फर्स्टली हम हेड को एग्जामिन करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले देखना है स्कैल्प एंड स्कल, जिसमें हम डॉट्स असेस करेंगे। डॉट्स का मतलब है डिफॉर्मिटी, ओपन इंजरी, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग। तो जहां पे भी आपको ये डॉट्स वर्ड जो है ये मेनली निमोनिक है, जो याद रखने के लिए बनाया गया है। तो इसमें हमने क्या असेस करना होता है सभी सिस्टम में? डिफॉर्मिटी, बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर हम असेस कर रहे हैं और उसमें डॉट्स है तो उसमें हम देखेंगे कि डिफॉर्मिटी तो नहीं है, इंजरी की वजह से बॉडी डिफॉर्मिटी तो कोई प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा कोई ओपन इंजरी तो नहीं हुई है जहां से पेशेंट ब्लीड कर सकता है। इसके अलावा टेंडरनेस, हार्डनेस तो कहीं पे उस पार्ट में फील नहीं हो रही। इसके अलावा स्वेलिंग तो नहीं है जो कि ब्लीडिंग की वजह से प्रेजेंट हो सकती है। देन हम ईयर एंड नोज को असेस करेंगे, जिसमें से अगर कि क्लियर लिक्विड आ रहा है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, इसका मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है वो लीक तो नहीं हो रहा। जिसका मतलब है अगर क्लियर फ्लूइड आ रहा है ईयर से, नोज से, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा है। देन हम प्यूपिल के लिए असेस करेंगे। प्यूपिल जो आईज का सेंटर वाला पार्ट होता है, मेनली इसको हम असेस करते हैं बाय चेकिंग रिएक्टिविटी टू लाइट, कि पेशेंट की लाइट आईज पे अगर हम लाइट डाल रहे हैं तो पेशेंट की आईज के प्यूपिल जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर नॉर्मल है तो प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे, छोटे हो जाएंगे लाइट की प्रेजेंस में।
लेकिन अगर कोई रिएक्टिविटी नहीं है, मतलब ना डायलेट कर रहे हैं ना तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट है, देन हम माउथ असेस करेंगे। माउथ में भी हमने सेम देखना है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ओपन इंजरी तो नहीं है, टेंडरनेस या फिर स्वेलिंग तो प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा कोई फॉरेन बॉडी माउथ में तो नहीं चलेगी जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लूज टीथ तो नहीं है इंजरी की वजह से, वो भी हमने असेस करना होता है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ नेक। नेक को हम एग्जामिन करते हैं फ्रंट टू बैक। सबसे पहले फ्रंट एरिया असेस करना है, उसके बाद हम बैक साइड नेक जो है वो असेस करेंगे। इसमें भी हमने डॉट्स के लिए देखना है, डॉट्स क्या है, डिफॉर्मिटी, ओपन इंजरी, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग के लिए देखेंगे। इसके अलावा जो वर्टिब्रास हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी है, उसको असेस करना है कि कहीं पे इंजरी तो नहीं हुई है। अगर इंजरी है तो उसी टाइम उसको इमोबिलाइज करना है, सर्वाइकल कॉलर हमने उसको लगानी है। देन ट्रेकिया के लिए देखेंगे हम, ट्रेकिया जो एयरवे का पार्ट है, अगर इसके लिए हमने देखना है कि ये मिड लाइन पोजिशन में प्रेजेंट है, सेंट्रली प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर अपनी जगह से डेविएट हो गया है, हिल गया है, जो कि इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर अपनी जगह पे नहीं है तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कोई ओपन इंजरी तो नहीं है नेक में, एंटीरियर साइड में, आगे वाली साइड में, या फिर बैक साइड में, पोस्टीरियर साइड में। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट। चेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम ब्रेथ साउंड को सुनेंगे कि पेशेंट की ब्रेथ साउंड जो है नॉर्मल है या नहीं है, या एबनॉर्मल साउंड हमें देखने को सुनने को मिल रही है। इसके अलावा डॉट्स जो कि डिफॉर्मिटी है, ओपन इंजरीज है, टेंडरनेस है, स्वेलिंग है, तो चेस्ट को हम देखेंगे ये सब उसमें प्रेजेंट तो नहीं है। इसके अलावा रिब्स को फील करेंगे, रिब्स में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, रिब्स टूट तो नहीं गई है, इंजर तो नहीं हो गई है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है। इसके अलावा स्पाइन, रिब्स को हम फ्रंट से भी असेस करेंगे और बैक साइड से भी असेस करेंगे, दोनों साइड से असेस करनी है। और स्टर्नम जो कि हमारी चेस्ट में सेंटर वाली बोन है, उसको भी असेस करना है कि उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसमें हमने रिजिडिटी देखनी है, टेंडरनेस देखनी है। पैल्पेट करके देखेंगे कि हार्डनेस तो कहीं फील नहीं हो रही है। अगर कहीं पे हार्डनेस है मतलब वहां के नीचे का एरिया जो है वो इंजर्ड है और हो सकता है वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। देन कट्स के लिए देखना है, स्क्रैचेस के लिए देखना है। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग वूंड, पेनिट्रेटिंग वूंड का मतलब है कुछ चीज पेशेंट के अंदर तो नहीं चली गई ड्यूरिंग द इंसिडेंट। इसके अलावा प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन जो है वो बाहर तो नहीं आ रहे, जैसे कट लगा है, हो सकता है वहां से कोई ऑर्गन, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लिवर है, वहां से थोड़ा बहुत बाहर निकल रहा हो, तो इसके लिए हमने देखना है। प्रोट्रूडिंग ऑर्गन्स के लिए देखना है। पोटेंशियल ब्लीडिंग, ब्लीड तो नहीं कर रहा है पेशेंट। इसके अलावा इन्फेक्शन, अगर ओपन हो गया है यहाँ से इंजरी की वजह से तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उसके लिए असेस करना है। नीट में इंडिकेट अंडरलाइंग इंजरी, पैल्पेट क्वाड्रेंट विद पेन लास्ट। जहां पे पेन प्रेजेंट है, जहां पे पर्सन पेन बता रहा है, उस क्वाड्रेंट को हमने, उस एरिया को हमने सबसे लास्ट में असेस करना होता है। इसके अलावा स्वेलिंग और डिस्कलरेशन के लिए देखेंगे कहाँ पे स्वेलिंग है। इसके अलावा जहाँ पे इंजरी होगी वो एरिया ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है इंजरी की वजह से, तो उसके लिए भी हमने असेस करना है। देन एग्जामिनेशन ऑफ बैक में हम असेस करेंगे कोई डिफॉर्मिटी, ब्रोकन रिब्स के लिए असेस करेंगे, या फिर जो वर्टिब्रास हैं उनको इंजरी तो नहीं हुई है। इसके अलावा चेक फॉर डिफॉर्मिटी एंड टेंडरनेस फॉर एंटायर स्पाइन। इसके अलावा सकलिंग वूंड तो प्रेजेंट नहीं है, या फिर ब्लड अकोमुलेशन तो नहीं हुई है फ्लैंक रीजन में, जिसकी वजह से वो हमें ब्लू कलर का दिखेगा। ये फ्लैंक रीजन है बैक साइड पे जहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कलर डिस्कलरेशन तो नहीं हुई है। नेक्स्ट इज पेल्विस एग्जामिनेशन, जिसमें हम देखेंगे कि पेल्विस या हिप का फ्रैक्चर तो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस 2 लीटर या उससे ज़्यादा तो नहीं है। इसके अलावा जो पेल्विक एरिया में इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको असेस करना है। पॉसिबल स्पाइनल इंजरी तो नहीं है, जो स्पाइनल कॉर्ड या फिर वर्टिब्रास हैं वो नेक से शुरू होकर हमारे कॉकेक्स तक जाते हैं, जो कि सैक्रम और कॉकेक्स जो है वो पेल्विस में प्रेजेंट होता है, तो उसकी इंजरी के लिए असेस करना है। इसके अलावा प्रियापिज्म इन मेल, जेनाइटल ऑर्गन्स को देखेंगे, जिसमें प्रियापिज्म हमें देखने को मिलेगा मेल्स में, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस इरेक्शन देखने को मिलेगी जो कि इंजरी की वजह से हो सकती है। पॉसिबल पेनिट्रेटिंग इंजरी के लिए हमने असेस करना है, मतलब कोई बाहर का ऑब्जेक्ट जो है वो पेनिट्रेट कर गया है बॉडी के अंदर पेल्विक एरिया में। इसके अलावा टेंडरनेस के लिए असेस करेंगे। देन
एग्जामिनेशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, इसमें भी हम डॉट्स के लिए असेस करेंगे। इसके अलावा पल्स देखनी है, डॉर्सल पेडिस पल्स देखेंगे एज वेल एज टिबियल पल्स एंड डॉर्सल पेडिस पल्स देखेंगे प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल है, प्रेजेंट नहीं है मतलब लोअर लेग्स में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में इंजरी है। इसके अलावा फॉर मोशन विगल टोज, टोज का मोशन देखेंगे कि नॉर्मल है, नॉर्मली पेशेंट खुद से मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सेंसेशन के लिए चेक करेंगे, पेशेंट को फील हो रहा है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट उसके साथ टच कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज में तो फील कर पा रहा है उसको या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, इसमें भी हम डॉट्स के लिए चेक करेंगे। इसके अलावा रेडियल पल्स जो कि रिस्ट में प्रेजेंट होती है उसको असेस करना है। इसके अलावा मोशन विगल फिंगर्स, फिंगर्स को असेस करना है कि वो मूव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सेंसेशन उसको अपर एक्सट्रीमिटीज में आर्म्स में फील हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज चेक फॉर मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट, उसने कोई मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट तो नहीं पहन रखा जिसमें कि हो सकता है उसका शुगर लेवल उसका हाई रहता है, डायबिटीज है या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए उसने मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहन रखा है तो उसके लिए असेस करना है कि साथ में कोई और कंडीशन उसको प्रेजेंट तो नहीं है। नेक्स्ट इज मेजरिंग वाइटल साइंस, वाइटल साइंस हमने चेक करने हैं जिसमें हम 5 मेन वाइटल साइंस को चेक करते हैं। वाइटल साइंस का मतलब है कि हमारे बॉडी के ऐसे साइंस जो कि इंडिकेट करें कि हमारी बॉडी के नॉर्मल या इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि लंग्स हैं वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, नॉर्मली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वैसे ही अदर वाइटल साइंस हम देखेंगे। रेस्पिरेशन असेस करेंगे, इसके अलावा टेम्परेचर, स्किन, प्यूपिल्स का रिएक्शन देखेंगे और ब्लड प्रेशर देखेंगे। वाइटल साइंस असेस करने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसके लिए हमें रिस्ट वॉच चाहिए जो हम रेस्पिरेशन और पल्स चेक करने के लिए करेंगे। इसके अलावा पेन लाइट चाहिए जो कि जिससे हम असेस करेंगे प्यूपिल्स रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्टेथोस्कोप चाहिए रेस्पिरेशन असेस करने के लिए एज वेल एज बीपी देखने के लिए। पेन एंड नोटबुक चाहिए उनको नोट करने के लिए, और बीपी कफ या फिर स्पिग्मोमैनोमीटर चाहिए जिससे कि हम पेशेंट का बीपी असेस करेंगे। इन्फेंट हम कंसीडर करते हैं 1 साल से कम बच्चे के लिए, चाइल्ड 1 से 9 साल तक का बच्चा, इसके अलावा एडल्ट 9 से ज़्यादा साल के जो बच्चे हैं लोग हैं उनको हम एडल्ट कंसीडर करते हैं। तो नॉर्मली जो रेस्पिरेशन रेट है इन्फेंट के केस में है 25 to 50 रेस्पिरेशन पर मिनट, चाइल्ड 15 to 30 रेस्पिरेशन पर मिनट, एडल्ट 12 to 20 रेस्पिरेशन पर मिनट नॉर्मल है। और अगर हम पल्स की बात करें तो इन्फेंट में 120 to 150, चाइल्ड में 80 to 120, एडल्ट में 60 to 80, इमरजेंसी की कंडीशन में हम पल्स जो है वो नॉर्मल कंसीडर करेंगे। इसके अलावा टेम्परेचर और कलरेशन, रिलेटिव स्किन टेम्परेचर बाय प्लेसिंग बैक ऑफ हैंड अगेंस्ट स्किन, पेशेंट को टच करके हम उसका टेम्परेचर असेस करेंगे, कम है ज़्यादा है। इसके अलावा कलर के लिए असेस करेंगे, पेल तो नहीं हो रहा, रेडनेस, ब्लू, येलोइश, ब्लैक और ब्लू मॉटलिंग, ये सब एबनॉर्मल साइन है, मतलब बॉडी को इंजरी हुई है और सर्कुलेशन जो है ब्लड की प्रॉपर नहीं जा रही है, ऑक्सीजन बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल रही है। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी। जैसे हमारी आर्टरी है तो उसमें जितना ब्लड है वो ब्लड आर्टरीज पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एडल्ट के केस में सिस्टोलिक हम कंसिडर करेंगे 100 प्लस एज, जितनी उसकी एज है अप टू 150 mm ऑफ Hg, तो 100 प्लस एज अप टू 150 mm ऑफ Hg हम नॉर्मल कंसिडर करेंगे एडल्ट के केस में। और चाइल्ड के केस में 80 प्लस 2 इंटू एज, नॉर्मल जो रहता है वैसे एडल्ट के केस में 120 to 80 रहता है। इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोलिक है। तो सिस्टोलिक हमने कंसीडर किया नॉर्मल एडल्ट के केस में 100 प्लस एज और चाइल्ड के केस में 80 प्लस 2 इंटू एज। डायस्टोलिक रहेगा 65 to 90 एंड चाइल्ड के केस में 50 to 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट इज पेशेंट हिस्ट्री, इसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स देखना है कि अभी पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी सब्सटेंस से, ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है उसको पूछना है। उसके सराउंडिंग में जो उसके रिलेटिव्स हैं नोन प्रेजेंट है उनको पूछना है। इसके अलावा मेडिकेशन वो ऑलरेडी कौन कौन ले रहा है, जैसे कि अगर उसको ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो कौन सी मेडिसिन ले रहा है। इसके अलावा पर्टिनेंट हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री जो हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पहले, करंट सर्जरी तो नहीं हुई है, एडमिट तो नहीं था, स्ट्रोक तो नहीं हुआ था, मायोकार्ड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, हार्ट अटैक तो नहीं आया था, जो कि हमें जानना ज़रूरी है।
इसके अलावा लास्ट ओरल इनटेक, अभी सबसे लास्ट में उसने क्या खाया था। इसके अलावा इवेंट्स, इंसिडेंट होने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो थी वो पर्सन ने की थी। देन ऑनगोइंग असेसमेंट जो है हमने करते रहना है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो एवरी 15 मिनट हम कर सकते हैं, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो एवरी 5 मिनट हमें असेसमेंट बार बार करनी पड़ेगी, जिसमें कि हमने देखना है पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, वो अलर्ट है, वर्बल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेनफुल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, या फिर अनरिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसके अलावा एयरवे असेस करना है, मेंटेन है नहीं है, या फिर से कोई उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ब्रीदिंग रेट कितना है उसका, क्वालिटी कैसी है, मतलब उसकी जो रेस्पिरेटरी डेप्थ है, कितनी डेप्थ के साथ वो रेस्पायर कर पा रहा है, वो नॉर्मल है या नहीं है। इसके अलावा पल्स रेट कितना है, पल्स की क्वालिटी क्या है, अच्छे से फील हो रही है या बहुत कम हमें फील हो रही है, वो हमने असेस करना है। इसके अलावा स्किन टेम्परेचर, कलर, पेशेंट के स्किन कंडीशन जो है हमने रीअसेस करते रहना है। रिपीट एनी पार्ट ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर हमें कहीं लगा था कि दिक्कत है तो उसको हमने फिर से रिपीट करना है। ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव, उसकी इफेक्टिवनेस देखने के लिए, अगर आपने ऑक्सीजन दी है पेशेंट को, जैसे एयरवे मेंटेन नहीं था, ब्रीदिंग में दिक्कत आ रही थी, आपने ऑक्सीजन लगाई, तो वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा आपका या नहीं रहा, वो आपने फिर से असेस करना है। एश्योरेंस देनी है पेशेंट को कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और आप ठीक हो जाओगे। कंटिन्यू टू काम एंड रीअश्योर द पेशेंट, पेशेंट को हमने टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहना है और काम करने की कोशिश करनी है। देन एट लास्ट हैंड ऑफ रिपोर्ट, जब आपके पास दूसरे हाई लेवल के केयर प्रोवाइडर आ रहे हैं और आपने उनको पेशेंट हैंड ओवर कर दिया है, उसके बाद आपने अपनी यूनिट को इन्फॉर्म करना है कि कौन सा पेशेंट था, उसकी एज, नेम, जेंडर क्या है, इसके अलावा चीफ कंप्लेंट्स क्या थी, एयरवे स्टेटस क्या था, ब्रीदिंग स्टेटस क्या था, पेशेंट की हिस्ट्री क्या थी और ट्रीटमेंट क्या क्या दिया गया, और अभी उसकी कंडीशन कैसी है और आपने किसको हैंड ओवर किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी यूनिट में देनी होती है, एक रिपोर्ट बना के प्रॉपर। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक विच वॉज पेशेंट असेसमेंट। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव टू यू। जय हिंद, जय भारत।